हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स वगैरह डिस्कस करते हैं, फिर टेस्ट कर लेते हैं आप कितना समझे। ठीक है, और ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो इस साल एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो न्यूज़ में रहा है हमारा रमेश चंद पैनल। रमेश चंद पैनल, रमेश चंद पैनल जो है नीति आयोग के मेंबर हैं। नीति आयोग मेंबर, आयोग मेंबर। नीति आयोग पता है ना, नीति आयोग कब आया था पावर में? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, ये आई है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमारा 1 जनवरी 2015 से आया था नीति आयोग। अब ये नीति आयोग मेंबर हैं। तो रमेश चंद पैनल का काम क्या है? ये जो है जो हमारा एक WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले चलो प्राइस इंडेक्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। प्राइस इंडेक्स हमारा क्या होता है? एक तो क्योंकि ये जो सप्लाई चेन होती है, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर किसान हो सकता है या कोई भी रॉ मटेरियल कोई भी बेच रहा हो। ठीक है, तो वो किसान हो सकता है प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर मार्केट जाता है प्रोड्यूसर से खरीद फरोख्त होती है यहाँ पर इस लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, और फिर ये जाता है होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट में जैसे किसानों की बात करें तो मंडियों में जाता है। ठीक है, वरना जो फिनिश गुड्स होती हैं उनके भी होलसेल मार्केट होते हैं। कोल्ड ड्रिंक के, अलग अलग चीज़ों के, चिप्स के होलसेल मार्केट होते हैं जो फैक्ट्री से उठाते हैं सीधे माल। एक मतलब फैक्ट्री मतलब एक तरीके से प्रोड्यूसर हो गया है यहाँ पर, ये सीधे फैक्ट्री लेवल समझ लो। फैक्ट्रीज, फार्मर भी हो सकते हैं, फैक्ट्रीज भी प्रोड्यूसर लेवल है। फिर होलसेल मार्केट है, फैक्ट्री से होलसेल मार्केट में पहुँचता है, किसानों से भी मंडियों में पहुँचता है। फिर यहाँ से रिटेल जो है रिटेलर तक पहुँचता है। रिटेल मार्केट मतलब मोहल्ले की दुकानें, मोहल्ले में सब्जी मंडी वाले, ठेली वाले, वो सब रिटेल वाले होते हैं। तो इन सब में प्राइस लेवल अलग अलग होगा। यहाँ प्राइस 10 होगा, यहाँ 15, तो यहाँ 20 ऐसे होगा, अलग अलग प्राइस लेवल होगा। तो जब इन्फ्लेशन वगैरह कैलकुलेट किया जाए, प्राइस वगैरह कैलकुलेट किया जाए, तो क्या होता है? तो 3 इंडेक्सेस हो सकते हैं, गेहूँ, चावल, प्याज, टमाटर, किसी भी चीज़ के प्राइस इंडेक्स लिस्ट बनाए। तो एक तो प्रोड्यूसर लेवल पे इंडेक्स हो सकता है, एक होलसेल लेवल पे इंडेक्स हो सकता है, एक रिटेल लेवल पे इंडेक्स हो सकता है। रिटेल का मतलब या रिटेल लेवल में आखिरी में कंज्यूमर आ जाता है, आखिरी में जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को। ये कंज्यूम नहीं कर रहे, ये आगे बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक हो सकता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और एक हो सकता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक हो सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बेसिस पे तो इंडिया में फिलहाल केवल WPI और CPI है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं है। ठीक है, आपने सुना भी होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन इतना रहा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन इतना रहा, क्योंकि मंडियों के रेट अलग होते हैं। ठीक है, और जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं या मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले होते हैं उनके रेट अलग होते हैं, तो फर्क रहता है। तो प्राइस लेवल अलग अलग होते हैं, इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग से कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग से कैलकुलेट होता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही सरकार ना DA अनाउंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए महंगाई भत्ता, DA डियरनेस अलाउंस, और मनरेगा के वेजेस भी इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, MG नरेगा। ठीक है, MG नरेगा और इन्फ्लेशन दोनों पे कैलकुलेट होता है। उसमें दिखाया जाता है कि CPI या WPI इन्फ्लेशन है, क्लियरली लिखा हुआ होगा अखबार में जब भी आप पढ़ेंगे। तो ये 3 लेवल होते हैं। तो रमेश चंद पैनल किस लिए है? एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसका बेस ईयर 2011-12 है। तो रमेश चंद पैनल क्या करेगा? बेस ईयर को चेंज करने की कोशिश करेगा 2022-23, उसके लिए रिकमेंडेशन देगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है बेस ईयर 2022-23। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है। उसके अलावा रमेश चंद पैनल क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उस पर भी काम करेगा। रमेश चंद पैनल इसलिए बनाया गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में भी काम करेगा। तो ये अलग अलग लेवल के प्राइस इंडेक्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, तो आपको ये इन तीनों को अच्छे से समझ लेना है। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन है वो है NRC के ऊपर। एक NRC,
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन क्या है? ये केवल इंडिया में भी आसाम के लिए हुआ है, स्टेट ऑफ आसाम। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन मतलब ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें कौन कौन एक्चुअल में इंडियन हैं, ठीक है, उनकी एंट्री होती है। तो इंडियन सिटीजनशिप होल्डर्स, उनकी एंट्री होती है कौन कौन इंडियन है। तो पूरे इंडिया के लिए अभी कोई ऐसा नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन नहीं बना है, लेकिन आसाम के लिए प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, 2018 में, और किसी के लिए नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आसाम में ना एक आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था, वहाँ पर आउटसाइडर्स और जो लोकल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, उनके बीच में बहुत दंगे वगैरह हुए, क्लासेस चल रहे थे। वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स चाहते थे कि आउटसाइडर्स को वहाँ से बाहर भगाया जाए। तो 1985 में एक आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन इंडियन आसाम में हैं, कौन कौन नहीं है, कौन आउटसाइडर है। तो उसके लिए एनआरसी किया जाना था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन तैयार किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि 1985 से लागू नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो मोदी सरकार ने 2018 में एनआरसी किया आसाम में। अभी इंडिया के किसी स्टेट का एनआरसी नहीं हुआ है कि ओनली आसाम। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है। तो एक तो आसाम में हुआ है, इसमें लगभग 3.3 करोड़ लोग थे आसाम में, उसमें 3.11 करोड़ जो लोग हैं वो तो एनआरसी में आए हैं कि मतलब वो इंडियन है, और 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर हैं। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी रही है, न्यूज़ में रहा है, 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हैं, मतलब ये इंडियन नहीं है। अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस ये वाला केस जो है एक फॉरेन ट्राइब्यूनल है वहाँ चल रहा है, फॉरेन ट्राइब्यूनल वहाँ चल रहा है, फॉरेन ट्राइब्यूनल में, ठीक है। ये केस वो फॉरेन ट्राइब्यूनल में इनका केस चलेगा, क्योंकि ये फॉरेनर हो गए, तो इस हिसाब से क्या है, इन पे केस चलेगा कि ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम एक्चुअल में इंडियन हैं कि नहीं है। जो जो क्लेम करेगा उनका फॉरेन ट्राइब्यूनल में मामला चला जाएगा, ठीक है। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी डी वोटर्स की कैटेगरी में डाल दिया, डाउटफुल वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स, क्योंकि जब इंडियन नहीं है तो इनका तो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था पहले का। तो ये एक तो न्यूज़ में रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा एक एमआर सैम है, एमआर सैम ये न्यूज़ में रहा है, मीडियम रेंज यहाँ पर ना 70 किलोमीटर रेंज है इसकी ना, सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है एमआर सैम, ठीक है। और ये इंडियन आर्मी के लिए है, फॉर इंडियन आर्मी, फॉर इंडियन आर्मी। और ये टेस्ट हुई है अभी 3-4 अप्रैल को, 3-4 अप्रैल को, फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा कोस्ट में, उड़ीसा कोस्ट में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है। तो वहाँ से टेस्ट फायर हुई है, और इसको टेस्ट जो है DRDO, क्योंकि हमारे इसमें जो है ना डिफेंस में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, DRDO, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है DRDO। और साथ में इसमें इजराइल के का भी कोऑर्डिनेशन है। तो DRDO और इजराइल की एजेंसी मिलके इसमें काम कर रही है एमआर सैम बनाने में। हाई प्रिसाइजली ये टारगेट को हिट करेगा MRCM, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में रहा है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, आप कर पाते हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट हैज सेट अप वर्किंग ग्रुप टू रिवाइज WPI, गिविंग रोड मैप टू शिफ्ट टू PPI। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, दिस ग्रुप इज हेडेड बाय, तो अभी हमने बात करी रमेश चंद, डी हमारा आंसर है इसका। इन विच स्टेट वॉज NRC फर्स्ट क्रिएटेड, तो आसाम के लिए है। अभी तक इंडिया में किसी भी स्टेट के लिए NRC नहीं हुआ है, तो केवल आसाम के लिए हुआ है, आसाम एकॉर्ड की वजह से। 23 विश टू ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली डेवलप द MR SAM आर्मी वेपन सिस्टम, तो DRDO और इजराइल हमने बात करी थी, इजराइल की एजेंसी, तो बी हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है, एक तो कालियट्टम फेस्टिवल के ऊपर है क्वेश्चन, कालियट्टम फेस्टिवल।
वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कालियट्टम फेस्टिवल, कालियट्टम फेस्टिवल हमारा क्या है, ये न्यूज़ में रहा है, ये ना हिंदू रिलीजियस रिचुअल डांस है, हिंदू रिलीजियस रिचुअल डांस है, रिचुअल डांस है। इसमें मेकअप वेकअप करके पूरा प्रॉपर रिलीजियस डांस किया जाता है। कालियट्टम फेस्टिवल इस ये जो है आता है, ये थय्यम रिचुअल में आता है, थय्यम रिचुअल, थय्यम रिचुअल भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूज़ में है। ये केरला का पार्ट है, केरला में किया जाता है, केरला और कुछ जो है केरला के अलावा पार्ट ऑफ कर्नाटका में भी है, पार्ट ऑफ कर्नाटका। अब मेनली कर्नाटका में जो ये जो फेस्टिवल है, सिमिलर टाइप का जो फेस्टिवल है कर्नाटका में, भूतकोला कहते हैं उसे, भूतकोला, कर्नाटका में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ एग्जाम में पहले भी आ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर मूवी बनी है एक ये जो भूतकोला कर्नाटका में सिमिलर टाइप का फेस्टिवल है, पूरा मेकअप करके जो है डांस करना है, देवता आ जाता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। तो ये कंतारा मूवी साउथ की बनी है, वो काफ़ी हिट हुई थी, ये कंतारा मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है, भूतकोला जो कर्नाटका में है। तो ये एक न्यूज़ में रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूतकोला कंतारा मूवी जिसके ऊपर बनी है, दोनों में ही देवता आ जाता है, मेकअप वगैरह करते हैं और उसके ऊपर देवता आ जाता है, ठीक है। तो कोई देवीय शक्ति आ जाती है और फिर वो देवीय शक्ति ही डांस कर रही होती है, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज़ में रहा है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन जो अभी पूछने वाले हैं, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 का एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें क्या है कि कोई पब्लिक जो है ना, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, मतलब सरकारी, प्राइवेट से नहीं, ये ध्यान रखना है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी सरकारी, प्राइवेट से नहीं, उनसे ना सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। मतलब पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई फाइल करेगी, ये पब्लिक अथॉरिटी में हम आरटीआई फाइल करेंगे, पब्लिक आरटीआई फाइल करेगी। जैसे मान लिया ओएनजीसी में हमने आरटीआई फाइल करा कि ओएनजीसी ने कोई भी कंप्यूटर वगैरह खरीदे हैं, 10 कंप्यूटर किस प्राइस में खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, कितने के बेचे हैं, तो वो आरटीआई वगैरह फाइल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, ठीक है। तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम प्राइस चेक कर सकते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, इन्होंने किस प्राइस में। तो अगर हमें स्कैम नज़र आता है तो हम कोर्ट केस भी फाइल कर सकते हैं, तो उससे बहुत सारे करप्शन के केसेस भी निकल कर सामने आते हैं। तो आरटीआई में किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बस इसमें कंडीशन सप्लाई हैं। इसमें सरकार सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन वो मना भी कर सकते हैं। सीक्रेट एक्ट 1923 का है, 1923। अब हम ऐसा नहीं मांग सकते ना कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं, कितने एयरक्राफ्ट में क्या क्या वेपन लगा रहे हैं, पूरी डिटेल दो, तो वो नहीं मांग सकते, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। वो तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो किसी को पास नहीं कर सकते। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कई इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज़ मना भी कर सकती हैं। बाकी सिंपल जो एक्सपेंडिचर वगैरह कर रही होती है पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की चांसेस होते हैं, तो हम जो है गवर्नमेंट ऑफिस से ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक पीआईओ होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, हम उसको एड्रेस करके एप्लीकेशन लिखते हैं। इसमें 10 रुपये फीस भी होती है जब हम आरटीआई फाइल करते हैं। तो 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें वो इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी को। तो ये जो है आरटीआई से रिलेटेड जो हमने डिस्कस करा। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो कालियट्टम फेस्टिवल अभी हमने बात करी, तो कालियट्टम फेस्टिवल कहाँ पर है, केरला में। और कर्नाटका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ना भूतकोला करके है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाइज इन पब्लिक अथॉरिटी विच इंक्लूड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी पे तो होगा ही। अभी हमने बात करी सरकारी, प्राइवेट में आरटीआई फाइल नहीं होगा कि हम रिलायंस में आरटीआई फाइल करें। सिटीजन हैव द राइट टू रिक्वेस्ट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं है, तो सिटीजन्स रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये सेकंड वाला गलत होता है, तो हमारा आंसर ए हो जाता है, 1 ओनली। विदाउट एनी एक्सेप्शन मतलब इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमने बात भी करी थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सीक्रेट एक्ट
1923 है, तो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना मना भी कर सकती हैं पब्लिक अथॉरिटी, अगर उन्हें लगता है नेशनल सिक्योरिटी या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।